हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये ऐड आपको आज दिखता रहेगा क्योंकि ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, इसलिए ये स्किप नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। सबसे पहली न्यूज़ है, राम की कथा माता सबरी के बिना संभव नहीं है। यह स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश में सबसे गरीब के बारे में सोचने वाली सरकार है और हर लाभार्थी तक हम पहुंचेंगे। यानी कि जो वर्तमान सरकार है वो हर जो योजनाएं हैं उसका लाभ गरीबों तक पहुंचा रही है, इसलिए गरीबी मिट रही है, लोगों का भरोसा सरकार पे बढ़ रहा है। देश तभी विकसित बन सकेगा जब योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री जन मन योजना की पहली किस्त जारी कर दी गई है और लाभार्थियों से इस विषय पर बात भी की गई है। आदिवासी समूहों के 1 लाख परिवारों को पक्के मकान के लिए ये पैसा भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ और भी बातें इसमें बोली कि मेरी सरकार के 10 वर्ष गरीबों को समर्पित रहे हैं। इन वर्षों में 4 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का बजट जो है वो 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है और आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जो है वो 2.5 गुना तक बढ़ा दी गई है। आदिवासी छात्रों के लिए 500 से ज़्यादा एकलव्य मॉडल स्कूलों के निर्माण का काम जारी है और पहले ऐसे स्कूलों की संख्या सिर्फ 90 थी, जो अब 500 हो जाएगी। अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों में विकास को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सबसे बड़े लाभार्थी आदिवासी ही होंगे। यानी वो तबका जो पूर्ववर्ती सरकारों में एक तरीके से निगलेक्ट किया जाता रहा है, अब उसके उत्थान को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कमजोर आदिवासी समूहों के 1 लाख लोगों को जो पक्का देने की योजना है, प्रधानमंत्री जन मन योजना, उसको लॉन्च के बाद यानी नवंबर में ही इसे लॉन्च किया गया था और अब उसे बढ़ावा देने के लिए किस्त भी जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश में सरकार जो है वो सबसे पहले गरीब और सुदूर जंगलों में रहने वाले लोगों के बारे में सोचती है, उनका विकास किस तरीके से किया जाए इस बारे में सोचती है। सभी तक योजनाओं का लाभ पहुंच जाए, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी हो सकता है जब हर किसी तक योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। एक समय था जब लोग बीमार होते थे तो उन्हें इलाज कराने के लिए सोचना पड़ता था, उनके पास पैसों का अभाव होता था। फिर आयुष्मान कार्ड की मदद से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराया जाने लगा। तो ऐसी कई स्कीमों का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। अब हम जान लेते हैं कि ये प्रधानमंत्री जनमन योजना है क्या, जिसकी किस्त जारी की गई है। देखिए, प्रधानमंत्री जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस यानी बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड में शुरू की गई थी। करीब 24,000 करोड़ के बजट के साथ प्रधानमंत्री जनमन को 9 मंत्रालयों के माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा है और 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर यह केंद्रित है। अभियान का उद्देश्य सुदूर और कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बिजली, सड़क कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका स्थापित करने की उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब बसपा के हित में किसी से भी नहीं करेंगे गठबंधन, मायावती। देखिए, बसपा प्रमुख ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सरकार में शामिल होंगे, पार्टी बाहर से फ्री में नहीं करेगी समर्थन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उनको न्योता मिला है, उन्होंने बताया, लेकिन वो उसमें नहीं जाएंगी और लेकिन सपोर्ट पूरा है। जो मंदिर बन रहा है उससे वो खुश हैं। देखिए, एक अभी हाल ही में मायावती 68 वर्ष की हो गई हैं। 68वें जन्मदिन पर उन्होंने अपनी पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा भाग 19 जारी किया है। उसमें उन्होंने बताया कि 1993 में उन्होंने सपा से गठबंधन किया था, 1996 में कांग्रेस से गठबंधन किया था, लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला था। फिर 2007 में जब वो अकेले लड़ी तो सत्ता में आई और उन्होंने प्रदेश के बेहतर विकास के लिए कई कार्य भी किए। अब जब इंडिया गठबंधन बना है तो वो इस गठबंधन में इसलिए नहीं जाना चाह रही हैं क्योंकि इससे जो उनकी पार्टी है उसका कद और कम होगा। वो पूरे लोकसभा की जो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वो उस पर अकेले लड़ेंगी और उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत हासिल करेंगी ताकि
विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन है उसको वो सपोर्ट कर सके। बसपा लोकसभा चुनाव जो है वो गरीब, अति पिछड़े व अपेक्षित लोगों के बूते अकेले ही लड़ेंगी और केंद्र की सत्ता में प्रभावी भागीदारी के लिए सुनिश्चित अपने आप को करेंगी। मायावती प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रही हैं, उन्होंने व्यस्तताओं का हवाला दिया है। हाँ, आगे उन्होंने एक बात और जरूर बोली कि अगर आगे चलकर बाबरी मस्जिद के ऐसे ही किसी कार्यक्रम में बसपा को बुलाया जाएगा तो उसमें भी वो उसका भी स्वागत करेंगी। जाना ना जाना वो बात का विषय है। जैसे राम मंदिर का स्वागत हो रहा है वैसे ही बाबरी मस्जिद का भी स्वागत उनके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। उड़ान में विलंब से गुस्साए यात्री ने को पायलट को पीट दिया है। देखिए, नई दिल्ली से गोवा के लिए इंडिगो का ये विमान जा रहा था। विमान सुबह 7:40 पर उड़ना था, लेकिन वो शाम को 6 बजे उसने उड़ान भरी। तो एक इसमें यात्री थे साहिल कटारिया, वो आपा खो बैठे और उन्होंने को पायलट को पीट दिया है। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर काफ़ी प्रसारित है, हालांकि और इसमें कुछ न्यूज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 31 के बाद नहीं चलेंगे अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग। देखिए, NHAI ने शुरू किया एक फास्टैग अभियान, यानी कि एक वाहन पर एक ही फास्टैग कार्य करेगा, उसको शुरू कर दिया। अभी तक क्या होता था कि अगर आपके परिवार में 4 गाड़ियां हैं तो आप एक फास्टैग से कार्य चला लेते थे, उससे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी टोल बूथ पर क्लियरेंस में। तो उसको लेकर अब नए नियम आ गए हैं कि एक वाहन एक फास्टैग अभियान चलाया जाएगा। टोल प्लाजा में देरी और असुविधा दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। देखिए, एक वाहन एक फास्टैग अभियान को शुरू करने के लिए NHAI ने 31 जनवरी के बाद उन सभी फास्टैग को अमान्य करने का फैसला किया है जिनके KYC पूर्ण नहीं है। इसका अर्थ है कि सभी को 31 जनवरी तक यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके फास्टैग में KYC यानी नो योर कस्टमर पूर्ण हो। NHAI ने कहा है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि इसे एक फास्टैग से कई वाहन संबंध हो या कई वाहनों पर एक ही फास्टैग होने की शिकायतें मिली थी। शिकायतें ये भी आ रही थी कि जो व्यापारिक वाहन होते हैं, ट्रक इत्यादि, उस पर कार का यानी कि निजी वाहनों का फास्टैग लगाया जाता था ताकि टोल टैक्स कम देना पड़े। ये भी शिकायतें आ रही थी। इसके बाद ये निर्णय लिया गया है और ये निर्णय 31 जनवरी से प्रभावी हो जाएगा। NHAI ने के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ लोग फास्टैग को जानबूझकर वाहन की विंड स्क्रीन पर नहीं लगा रहे हैं। इससे बाकी लोगों को टोल प्लाजा में देरी का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ नियम चेंज किए जा रहे हैं। अगर आप भी इस बदलाव में हिस्सा चाहते हैं, मतलब कि परेशानी से बचना चाहते हैं, तो KYC पूर्ण करा लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 9 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। देखिए, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से गरीबी रेखा से बाहर निकलने में मिली है मदद, और ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं नीति आयोग ने। नीति आयोग ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो देख लेते हैं कि 138 करोड़ देश की आबादी मानकर MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 15 करोड़ लोग अब सिर्फ MPI मानक के हिसाब से सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। इसको भी जल्दी कवर किया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने बोला है। आगे इस न्यूज़ में हम देखते हैं। गत 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी रेखा के दायरे से बाहर आ गए हैं। उन्हें ये मध्य वर्ग व उच्च वर्ग वाली आय की तरह ही कई सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। नीति आयोग की तरफ से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया यानी कि MPI के नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इसमें बताया गया है कि 2000, देखिए यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं कि 2013-14 में देश में 29.17% आबादी जो थी वो MPI के हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया के हिसाब से गरीब थी। लेकिन वित्त वर्ष 22-23 में सिर्फ 11.28% ही गरीब रह गए हैं। नीति आयोग ने देश की आबादी को 138 करोड़ मानकर ये आंकड़े जारी किए हैं और इसमें यह बताया गया है कि
सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मिला है। पोषण अभियान व एनीमिया की जो एनीमिया मुक्त भारत का अभियान चलाया जा रहा है, उससे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, सभी घरों में बिजली के लिए सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन, जनधन खाते जैसी सुविधाओं से जो मदद मिल रही है, उससे ये आंकड़े हासिल करने में लाभ हुआ है। एमपीआई निकालने के लिए 12 मानकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये 12 मानक कौन कौन से हैं? इनमें से पोषक तत्व जो होता है उसे लिया गया है, बच्चों की मृत्यु दर, माताओं के स्वास्थ्य, बच्चों के स्कूल जाने की उम्र, स्कूल में उनकी उपस्थिति, रसोई ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपदा व बैंक खाते शामिल हैं। इन आंकड़ों के आधार पर ही ये रैंकिंग तैयार की गई, यानी ये आंकड़े तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है जागरण की खबर पर मुहर, योगी राज की बनाई गई प्रतिमा की होगी स्थापना। इससे पहले एक न्यूज़ दिखाई गई थी, दैनिक जागरण में हमने डिस्कस भी किया था, उस समय उसकी पिक भी आई थी कि किसकी प्रतिमा लगाई जा रही है। देखिए, ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय ने ट्रस्ट की पसंद की घोषणा 21 और 22 को कर दीजिए, यानी पसंद आपको दिखेगी। रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें उन्हीं की, यानी कि जो योगी राज हैं उनकी बनाई गई प्रतिमा को लगाया जा रहा है। चंपत राय ने ट्रस्ट की राम घाट स्थित मंदिर निर्माण कार्यशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि ट्रस्ट के सदस्यों ने आम सहमति से अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई प्रतिमा को पसंद किया है। ट्रस्ट के महासचिव ने अरुण योगी राज की कला की प्रशंसा करते हुए बताया कि केदारनाथ में स्थापित शंकराचार्य तथा दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के मूर्तिकार भी योगी राज ही हैं। वह देश के प्रमुख मूर्तिकार हैं। चंपत राय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में पूजित प्रतिमाओं का भी सम्मान किया जाएगा। चंपत राय ने बताया कि 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला के विग्रह की स्थापना से जुड़ी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। देखिए, धक्का मुक्की के बीच स्थायी समिति की शक्ति जो सदन को देने का प्रस्ताव पास हो गया है। दिन भर इस पर धक्का मुक्की, जैसा कि आप पिक में भी देख रहे हैं, धक्का मुक्की चलती रही। हंगामे के चलते महापौर जो है वो 2 बार आसन तक पहुंच भी नहीं पाई, लेकिन जब तीसरी बार वो पहुंची तो उन्होंने इसको पारित कर दिया। और ये महापौर है डॉक्टर शैली ओबराय। उन्होंने बताया कि जनहित में ये मुद्दे, यानी कि ये जो स्थायी समिति है वो पारित की गई है और जो भाजपा है वो इसे अवैध बता रही है। इसमें जो पावर है वो आम आदमी पार्टी के पास पूरी तरीके से चली जाएगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। रानीखेड़ा होगा दिल्ली का नया औद्योगिक क्षेत्र, उपराज्यपाल सक्सेना ने दी है मंजूरी। देखिए, 147 एकड़ में विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त रखने पर जोर होगा। एलजी ने बीते वर्ष सितंबर और मई में जो वापरोला और कांझावाड़ा औद्योगिक क्षेत्र को भी दी थी मंजूरी। इसमें उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उत्तर पश्चिम के रानीखेड़ा, उत्तर पश्चिम दिल्ली के रानीखेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र बनाने को मंजूरी दे दी है, जिसका एरिया 147 एकड़ जमीन पर बनेगा। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम को ये जिम्मेदारी मिली है और जो जमीन है वो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए से हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस जमीन पर पहले मल्टी लेवल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 14 दिसंबर 2017 को इस पर रोक लगा दी थी। 31 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को रद्द कर दिया था। कानूनी अड़चनें खत्म होने के बाद दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने रानीखेड़ा को औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के लिए 3 जनवरी को उपराज्यपाल से स्वीकृति मांगी थी, जो मिल गई है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि देश में 9% लोग बहरेपन से हैं पीड़ित, और जो ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ये आंकड़े जारी किए हैं, ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि लगभग 90,000 लोगों पर यह अध्ययन किया गया था और इसमें 50% ग्रामीण आबादी ली गई थी, 50% शहरी आबादी ली गई थी, और उसमें 9% लोग ऐसे हैं जो दोनों कानों से सुनने में परेशानी महसूस करते हैं। 3.1% लोग ऐसे पाए गए जिन्हें बहरेपन की समस्या बहुत ज़्यादा है। वही पाया गया कि अधिक उम्र के लोग तो बहरेपन से पीड़ित होते ही हैं, और 50 से ज़्यादा उम्र वालों को ये समस्याएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं। तो और ये जो अध्ययन है वो दिल्ली एम्स के अलावा शिमला, शिलोंग, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, रायपुर, भावनगर के अस्पतालों में किया गया है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत के निकट जहाजों पर हमले चिंताजनक हैं। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो ईरान की विदेश यात्रा पर गए हुए हैं और ईरानी विदेश मंत्री से मिले जयशंकर जहाजों की सुरक्षा का उन्होंने मुद्दा उठाया है। चाबहार पोर्ट को और विकसित करने पर दोनों देशों में सहमति भी बन गई है। एस जयशंकर ईरान की यात्रा पर है और ईरान एक बार फिर भले ही अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों के निशाने पर हो, लेकिन भारत उससे अपने पारंपरिक रिश्तों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान की यात्रा पर गए हुए हैं। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच, यानी ईरान के भी विदेश मंत्रियों के बीच व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस दौरान इस क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। भारत के आसपास जहाजों पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय बताते हुए जयशंकर ने कहा कि इस तरह के खतरों का भारत की ऊर्जा और आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता है। आगे इसमें बताया गया कि जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ जयशंकर की मुलाकात में चाबहार पोर्ट को भी तवज्जो दी गई है। चाबहार पोर्ट को आगे विकसित करने को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ है। जयशंकर की मुलाकात ईरान के सड़क एवं शहरी विकास मंत्री महरदाद बर्जपास से भी हुई है। दोनों ने भी चाबहार पोर्ट को और विकसित करने को लेकर बातचीत की पेशकश की है और आगे इसमें और भी जो योजनाएं हैं उसको लेकर इसमें बातचीत की गई है। उसके बाद जयशंकर ने वहाँ के राष्ट्रपति रईसी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी और उन्हें एक तरीके से एक निमंत्रण भी दिया गया है कि आप भारत की यात्रा पर आइए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन साझेदारी बढ़ाने के लिए रोडमैप बनाने पर सहमत हुए हैं। दोनों राष्ट्राध्यक्षों की फोन पर बात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और अन्य क्षेत्र में भारत रूस सहयोग को आगे बढ़ाने की चर्चा का अवसर मिला है। हमने अन्य द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और पीएमओ की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों में विकास का मूल्यांकन किया। इस दौरान दोनों नेता भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति है उसको साझेदारी के साथ किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर बातचीत इसमें की गई है। बातचीत अच्छी रही, दोनों राष्ट्राध्यक्षों द्वारा इस बारे में बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। गाजियाबाद में 11 राज्यों के अफसर पढ़ रहे हैं कानून का पाठ। देखिए 30 अफसर जो हैं वो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, 200 से ज़्यादा अफसर जो हैं वो ऑनलाइन प्रशिक्षण ले रहे हैं। बाद में यही जो अधिकारी हैं वो अपने अपने राज्यों में जाकर दूसरे लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रशिक्षण जो है वो किया जा रहा है। जो नए कानून चेंज हुए हैं उसको लेकर ये प्रशिक्षण चल रहा है। गाजियाबाद में स्थित केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान यानी कि CDTI में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों के जो अधिकारी हैं इसमें शामिल हैं। कोर्स है वो कोऑर्डिनेटर ओपी शर्मा के मुताबिक ये अफसर अपने अपने राज्यों में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे जो यहाँ से प्रशिक्षण ले रहे हैं। भारत सरकार ने बीते महीने ही भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संहिता 2023 कानून पास किए हैं। 5 दिनों के प्रशिक्षण में अधिकारियों को यौन अपराध, चोरी, डकैती, हत्या, लूट व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि से जुड़ी तकनीक जानकारियां दी जाएंगी। इससे विभिन्न राज्यों में जो स्थिति है, पुलिस व्यवस्था है या फिर अपराध की स्थिति है उसको कम किया जा सकेगा। आपराधिक कार्य जो होते हैं उनको कम किया जाएगा। इसमें विदेशी पुलिस अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान में विदेशी पुलिस अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्था अधिकारियों के मुताबिक नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया के पुलिस अधिकारियों को पूर्व में प्रशिक्षण दिया गया था और संस्था के उप प्रधानाचार्य नूतन सिंह ने बताया कि कई राज्यों के पुलिस, न्याय, अभियोजन व जेल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सोमवार से शुरू बैच 19 जनवरी तक चलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि मौसम पूर्वानुमानों से काफ़ी आगे निकला IMD। देखिए मौसम विज्ञान के स्थापना के 150 वर्ष हो गए हैं। जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया मौसम ऐप। पंचायत
मौसम सेवा DSS सहित कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। कल इस न्यूज़ को हमने विस्तार से डिस्कस किया था और आज इसमें बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति ने बोला कि चक्रवात जैसी जो मौसमी घटनाएं होती हैं अब उसका पूर्वानुमान समय से पहले ही लगा लिया जाता है और भारत मौसम विज्ञान में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसकी प्रशंसा की गई उनके द्वारा। उन्होंने कहा कि पूर्वानुमान के चलते समुद्र के लोगों की जान, समुद्र के पास रहने वाले लोगों की जान बचाई जा सकी और जो नुकसान होता है उसको काफ़ी कम करने में मदद मिलती है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बोला कि इस मौके पर उन्होंने IMD का मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया, पंचायत मौसम सेवा शुरू की और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS और जलवायु सेवाओं के लिए नीतिगत नीतियों को भी इसमें शुरू किया गया है, पहल को शुरू किया गया। समारोह में पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू, IMD महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा भी उपस्थित थे। धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब मौसम कार्यालय से जारी वर्षा के पूर्वानुमान गलत साबित होते थे, लेकिन अब भविष्यवाणी सेकंड में सटीक होती है। तो इस तरीके से इसकी स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1875 में इसकी शुरुआत की गई थी, 150वें वर्ष में ये एंट्री कर रहा है और जितने भी अभी तक के दस्तावेज थे उसको डिजिटल तौर पर मौसम ऐप में प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है कि पुंछ राजौरी में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। सेना अध्यक्ष देखिए, लखनऊ में वार्षिक परेड में जाबाजों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। जनरल मनोज पांडे बोले कि सीमा के आधारभूत ढांचे को और बढ़ाएंगे तथा मजबूत करेंगे। कुछ महीनों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, सेना हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, उसके अवसर पर ये सब बातें बोली गई हैं और ये पहली बार लखनऊ में आयोजित सेना दिवस परेड में वीरता पदक जाबाजों को सम्मानित किया गया। सेना अध्यक्ष जनरल पांडे ने कहा कि जम्मू व कश्मीर में हालात नियंत्रण में हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में पुंछ, राजौरी और पीर पंजाल में आतंकी हमले में वृद्धि हुई है। LOC पर संघर्ष विराम बना हुआ है। घुसपैठ के जो प्रयास हैं उससे स्पष्ट है कि सरहद पार आतंकी ढांचा बरकरार है। घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने पूरी सतर्कता से विफल किया है। सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक बात को उन्होंने यहां पर भी कोट किया कि मणिपुर में भी हालात सामान्य हैं, वहां जो सेना की तैनाती है वो स्थिति को नियंत्रण में रखे हुए है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है सेना की देशभक्ति, राष्ट्रपति। देखिए, देश की शक्ति और साहस के स्तंभ हैं सैनिक, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है और CDS चौहान ने क्या बोला है कि सैनिकों का समर्पण देश की सुरक्षा का ही आधार होता है। देखिए, सेना दिवस के अवसर पर सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान ने सेना के जवानों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना समर्पण के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करती है। सेना की देशभक्ति सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। राष्ट्रपति ने X पर पोस्ट करके कहा कि हमारे बहादुर सैनिक हर तरह से देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राष्ट्र उनके बलिदानी जिन्होंने बलिदान दिया है उसको श्रद्धांजलि देता है उन्हें, और उनके बलिदान को कभी भी नहीं भूल सकते हैं हम। इसमें चीफ डिफेंस CDS ने बोला, अनिल चौहान जी ने बोला कि सेना दिवस पर अपने संदेश में कहा, सैनिकों का समर्पण देश की सुरक्षा का आधार है। उन्होंने विश्वास जताया कि सेना राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करती रहेगी और हर मौके पर अपने आप को सही और मजबूत साबित करती रहेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि सैनिक हमारे देश की शक्ति, साहस और स्तंभ हैं। सेना दिवस के अवसर पर सैनिकों को संदेश में मोदी जी ने कहा कि बाहरी खतरों और आंतरिक चुनौतियों से निपटना हो या आपदा के समय मदद में हाथ बढ़ाना हो, सेना के बहादुर जवान हर भूमिका के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पलासपुरम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। केरल में वह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के न्यू ड्राई डॉक और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
अदालतों में स्वीकृत पदों से 21% कम जजों की तैनाती पर जताई गई है चिंता। देखिए, भोपाल में संपन्न हुए 2 दिवसीय सम्मेलन में उठी बात, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला इसमें दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से राज्य जो हाई कोर्ट हैं और जो निचली अदालतें होती हैं उसमें 21% जो पद हैं वो रिक्त हैं। इसी वजह से सबसे ज़्यादा केस भी लंबित होते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में 4.47 लाख केस जो हैं वो हाई कोर्ट में लंबित हैं। अगर वहीं जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की बात करें तो यह आंकड़ा 20 लाख को भी क्रॉस करता है। गुजरात में 1.70 लाख हाई कोर्ट में, 16 लाख निचली अदालतों में। उत्तर प्रदेश में 10.75 लाख, 1.16 करोड़ आंकड़े जो हैं उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों में या जिला अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं। तो ये आंकड़े आप देख सकते हैं किस कदर जो केस की संख्या है वो वाकई में, इसीलिए न्याय नहीं मिल पाता ना। जब इतने अब पद खाली हैं, नेताओं के तो पद कभी खाली नहीं रहते, अगर सीट कोई खाली हो जाती है तो वहाँ तुरंत चुनाव करा दिया जाता है। तो कम से कम जो न्याय की प्रक्रिया, कई निर्दोष लोग जेल में बंद होते हैं, तो कम से कम इन जजों की नियुक्ति की जाए। केसों और कई बार ये मांग भी उठी है कि कोर्ट है वो शाम के पहर में भी चलाया जाए ताकि जो सुनवाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर हो सके, लंबित मामलों को घटाया जा सके। तो इस कुछ ऐसे बदलाव हैं जो भारतीय कानून व्यवस्था में करने ही होंगे। न्यायाधीशों की कमी के बारे में भी देखिए यहाँ आंकड़े दिए गए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चुनाव आयोग को फरवरी में मिल सकता है नया आयुक्त। देखिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाए गए नए नियम के तहत पहली नियुक्ति जल्द हो सकती है। जो अनूप चंद्र पांडे हैं चुनाव आयुक्त, उनका कार्यकाल 14 फरवरी को समाप्त हो रहा है, यानी कि रिटायर हो जाएंगे ये। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि जो नया कानून बना है चुनाव आयोग को लेकर, अभी तक इसमें CJI होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, प्रधानमंत्री होते थे और विपक्ष के एक नेता होते थे, और इसमें इन लोग के द्वारा सुझाए गए 2 व्यक्ति और होते थे। अब क्या किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें हटा दिया गया है। अब समिति में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी होंगे, विपक्ष के एक नेता होंगे और प्रधानमंत्री के द्वारा ही किसी एक मंत्री को नियुक्त किया जाएगा। तो यानी कि जो रेशियो होगा वो 2:1 का हो जाएगा, जिस पर विपक्ष उंगली उठाता रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री संग्रहालय में खुली मोदी दीर्घा, राष्ट्रपति बनी पहली आगंतुक। 8 खंडों में बटी है प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घा। बाल जीवन से लेकर बतौर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री तक के सफर को उनको दिखाया गया है। लंबित जो प्रतीक्षा के बाद इसमें आखिरकार प्रधानमंत्री संग्रहालय दर्शकों के लिए खोल दिया गया है और इस संग्रहालय का उद्घाटन हालांकि 14 अप्रैल 2022 को किया गया था। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसमें एक बयान भी दिया था कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जीवनी अभी इसमें प्रदर्शित की जाए, लेकिन दर्शकों की काफ़ी मांग पर, लोगों की मांग पर इसको प्रदर्शित किया गया और 7.5 लाख लोगों ने इसे विजिट भी कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह के पास जब ये मामला गया था तब उन्होंने इस दीर्घा को बढ़ाया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घा को इसमें बढ़ा दिया था। इसमें जितने भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी जीवनी के बारे में, उनके राजनीतिक करियर के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में विस्तार से दिखाया और समझाया गया है। देखिए, नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज और एडिटोरियल पेज में पहला जो आर्टिकल है वो राम की सच्ची आराधना से रिलेटेड है और इसमें बताया गया है कि किसी मंदिर में देवता की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत आवश्यक होता है धर्म का आचरण करना, अधर्म के नाश के लिए ये करना ही पड़ता है। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार शंकर शरण द्वारा। वो बताते हैं कि वैदिक प्रार्थनाओं में अग्नि, वायु, सूर्य, वरुण की जो अभ्यर्थना ब्रह्म से चली, यानी कि काफ़ी पहले से चली आ रही है। पौराणिक कथाएं इसकी सूचक हैं जिनमें विविध देवी देवताओं और अवतारों की जो प्रार्थना है या जिनकी पूजा अर्चना की जाती थी उनके बारे में बताया जाता रहा है। महाकाव्य में राम और कृष्ण की कथाएं हैं, किंतु उनमें भी वेद उपनिषदों का ज्ञान ही लोकप्रिय बोधगम्य शैली में रखा गया है। आगे बताया गया कि हिंदू समाज के अग्रणी शिक्षक आदि क्रमशः यांत्रिक अनुष्ठानों, मूर्तियों और शाब्दिक जाप को ही धर्म मानने लगे हैं।
उन्होंने उपनिषद ही नहीं, रामायण महाभारत की भी सारभूत शिक्षाओं की उपेक्षा शुरू कर दी है। यानी कि अभी तक क्या होता था कि जो हमारे काव्य हैं या फिर जो हमारे उपनिषद हैं, इनको सच्चे मायने में भक्ति माना जाता था, लेकिन अब क्या है कि सिर्फ अनुष्ठान जो किए जाते हैं, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है या फिर जो जाप इत्यादि होता है उसे ही पूजा पाठ मान लिया जाता है। आगे बताया गया है कि हजारों वर्षों में हिंदू भारत के जो पतन को समझने की कुंजी इसकी चेतावनी है। यहाँ धर्म के नाम पर कोरे अनुष्ठान का चलन बढ़ता गया, वर्ण कर्म को जोड़ जड़ कर प्रस्तुत किया जाने लगा, बड़ी जाति छोटी जाति, कई इस सब में हिंदू उलझता चला गया। सदियों से जमी जो है वो छुआछूत, ऊंच नीच, इसको मतलब अस्पृश्यता, इन सब के कुचक्र से निकल ही नहीं पा रहा है हिंदू धर्म। और भक्ति को पूजा आराधना उतनी ही फलती है, जो भक्त हैं वो जो भक्ति करते हैं उनको पूजा आराधना उतनी ही फलती है जितना वे ज्ञान भक्ति सहित कर्म दान करते हैं। कश्मीर और बंगाल के हिंदू इसके समकालीन उदाहरण हैं। उनके मंदिर अर्चना, पूजा, टीका, यज्ञ आदि सदैव चलते रहे हैं, किंतु वे कुटिल और सशस्त्र विद्यकर्मियों के हिंदू समाज की रक्षा नहीं कर सके। इसलिए और नहीं कर सके क्योंकि समाज वाल्मीकि और व्यास की सीख से दूर होता चला गया। वह भूल गया कि राम कृष्ण जैसे अवतारों को भी राक्षसों जैसे लोगों से सीधे लड़ना पड़ा था। अधर्म से लड़ने, अधर्मियों को मिटाने और समाज की रक्षा की निर्भीक व्यवस्था करने और रख रखाव करने का कोई विकल्प नहीं होता है। हिंदू समाज में आपसी दुराव और अज्ञान आज से अधिक राजनीतिक बनकर चल रहा है, यानी कि अब राजनीति पूरी तरीके से धर्म में घुस चुकी है। यह एक पीड़ा है जो हर हिंदू को समझनी चाहिए कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है। धर्म में राजनीति मत करिए, राजनीति में आप धर्म भले कर सकते हैं, धर्म को राजनीति से अलग रखिए। धर्म एक आस्था है, एक विश्वास है, और धर्म दिखावे की चीज़ नहीं है, पूजा पाठ दिखावे की चीज़ नहीं है। और जितना आप सरलता से पूजा पाठ करेंगे, अपने उपनिषदों वेदों को पढ़ेंगे, तो वो सही मायने में भक्ति होती है। एक तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिस तरीके से उसको एक भाजपा के कार्यक्रम के तरीके पेश किया जा रहा है, उस पर है ये आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल बहुत अच्छा है, गति पकड़ती डिजिटल इकोनॉमी। देखिए, इस आर्टिकल में बताया गया है कि मोबाइल, हैंडसेट जैसे उत्पादों का वर्षों तक आयातक रहा भारत अब उनका बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक बनकर उभरा है। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमिता और जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा। उन्होंने बताया कि जो डिजिटल दुनिया है उसमें अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ रहे भारतीय युवाओं के लिए यह वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और अन्य उभरती हुई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में नए अवसर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे बताया कि इस दिशा में सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें सेमीकंडक्टर फ्यूचर डिजाइन, भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर जैसे कई नए आयाम जुड़ने जा रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि गत वर्ष जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग समेत कई क्षेत्रों में हुए अहम समझौते से फलीभूत रहे हैं। अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी जो है वो माइक्रोन, वो गुजरात में 2.75 अरब डॉलर की लागत से चिप असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग प्लांट लगा रही है। टाटा भी इस क्षेत्र में अपना प्लांट लगा रही है और ये गुजरात के साड़ंद जिले में लगाए जा रहे हैं। तो ये इससे क्या होगा कि सेमीकंडक्टर मामले में भारत की निर्भरता दूसरे राष्ट्रों पर कम हो जाएगी और वो अपने ज़रूरत के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में ही करेगा। अमेरिका जैसी महाशक्ति का इस दिशा में भारत के साथ समझौता प्रमाण है कि इस मोर्चे पर हमने अपनी क्षमताओं का कितना विकास किया है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में एआई के फायदे एवं नुकसान पर सदस्य देशों के बीच व्यापक विमर्श भी हुआ। एआई को सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के भारत के एजेंडे पर सहमति जताई गई। आगे उसने बताया इससे पहले भारत की अध्यक्षता में भी जो G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ उसमें भारत ने डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड को प्रोत्साहित किया, उस पर भी अब विश्व का ध्यान आकर्षित हो रहा है। आगे बताया गया कि भारत सरकार ने मई 2023 में आईटी हार्डवेयर से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI
स्कीम 2.0 को भी मंजूरी दी है। यानी कि इसमें क्या होता है, पीएलआई स्कीम में जो छोटे जो उद्योग होते हैं वो उनको प्रोत्साहन करने के लिए फंड मुहैया कराया जाता है। यानी कि जो देश की, जैसे मान लीजिए ब्लू चिप कंपनी है, वो कोई विदेश की कंपनी है और भारत की कंपनी है, तो पीएलआई भारत की कंपनी को फंडिंग करेगा ताकि वो आगे बढ़ सके, उसे ही पीएलआई स्कीम बोला जाता है। आगे इसमें बताया जा रहा है कि इसके चलते, पीएलआई के चलते होगा क्या कि मोबाइल के घरेलू उत्पादन में भारी वृद्धि होगी। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल हैंडसेट निर्यात हुए हैं। 2024 तक देश में 92% मोबाइल फोन आयात होते थे, जबकि आज 99% फोन भारत में ही तैयार हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी का आयातक रहा भारत अब उनका बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक भी बनकर उभर रहा है। हमने 2025-26 तक $300 अरब के प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य रखा है। हमारी प्रगति की गति के हिसाब से लक्ष्य पहुंच में दिखाई दे रहा है। आगे बताया गया है कि डीप फेक इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है। करीब 85 करोड़ इंटरनेट यूजर्स वाले भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसका बढ़ता प्रसार चिंता का कारण है। और आपने कल देखा होगा कि पूरे दिन सचिन तेंदुलकर का डीप फेक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के बीच के मंत्र का जो कार्यक्रम बनाया है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में युवा शक्ति की अहम भूमिका होगी। डिजिटलीकरण के इस दौर में युवाओं के लिए न सिर्फ महानगरों बल्कि छोटे एवं कस्बाई इलाकों में भी अवसर बन रहे हैं। आज टियर 2, टियर 3 शहरों में स्टार्टअप्स स्थापित हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि पहली बार 73,000 के पार बंद हुआ सेंसेक्स। शेयर मार्केट की न्यूज़ है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप करेंगे। दिसंबर में वस्तु निर्यात 1% बढ़ा है, आयात घटा है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और जेम्स ज्वेलरी के बेहतरीन प्रदर्शन से चालू वित्त वर्ष में दूसरी बार वस्तु निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले दिसंबर 2023 में निर्यात में 96% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले गत अक्टूबर माह में वस्तु निर्यात में 6.2% की बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर में एक बात और अच्छी रही कि आयात में 2022 की तुलना में 4.84% की गिरावट आई है। यानी कि हमने बाहरी देशों से वस्तुओं को कम आयात किया है, जिससे हमारा जो पैसे जो हैं कम खर्च हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है डिस्कॉम को सब्सिडी नहीं देने वाले नपेंगे। डिस्कॉम क्या होता है? जो बिजली सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उन्हें डिस्कॉम बोला जाता है। 16.93 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है पिछले 9 वर्षों में। 17.05 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है बिजली क्षेत्र में। बिजली कानून 2024 के नियमों का ड्राफ्ट की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 25 मेगावाट तक बिजली बनाने के लिए लाइसेंस की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। एक सीमा से ज्यादा बिजली शुल्क तय नहीं कर सकेंगी डिस्कॉम यानी कि बिजली सेक्टर की कंपनियां। केंद्र ने राज्यों के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकारों की तरफ से घोषित बिजली सब्सिडी की राशि डिस्कॉम को समय पर नहीं दी जाती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी को दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घोषणा स्वयं केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। सिंह नए बिजली कानून 2024 के नियमों की अधिसूचना के जारी होने के मौके पर ये बातें बोल रहे थे। अब उन्होंने ये भी एक बात बोली है कि बिजली उत्पादन के लिए लाइसेंस लेने की मौजूदा व्यवस्था को काफ़ी बदल दिया गया है। इसके मुताबिक 25 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने वाली किसी भी कंपनी या व्यक्ति को लाइसेंस देने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए अपनी बिजली को ग्रिड से कनेक्ट करने, उसका संचालन करने या उसकी बिक्री करने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर आप सोलर के माध्यम से 25 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं तो आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना है उसको बेचने के लिए, उसको व्यापारिक तौर पर बेचने के लिए या फिर इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 9 माह के उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी के चलते दिसंबर में थोक महंगाई 9 महीने के उच्चतम स्तर पर यानी 0.73% पर पहुंच गई है। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से अक्टूबर तक नकारात्मक थी और नवंबर में यह 2.26% के साथ सकारात्मक हो गई थी। दिसंबर 2022 में यह 5.02% थी। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज।
यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ जो है वो मालदीव की ही है, जो संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है चीन मालदीव की, यानी कि मालदीव पूरी तरीके से चीन की गोद में बैठ गया है। अब वो भारत विरोधी जो कार्य हैं वो कर रहा है, बयान दे रहा है, सैनिकों को हटा रहा है, मदद लेने की को कह रहा है कि ज़रूरत नहीं है। अगर भारत ने मदद वापस ले ली तो हालांकि चीन तैयार है उसको मदद देने के लिए, इसलिए मालदीव पूरी तरीके से निश्चिंत है। इस न्यूज़ को कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। इसराइल हमास युद्ध को स्किप करेंगे। अमेरिकी युद्धपोत पर हाउती, यमन के जो हाउती आतंकी हैं उन्होंने अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल दागी थी, लेकिन अमेरिका ने उसे डिफेंस सिस्टम के तहत हवा में ही मार गिराया। लाल सागर में व्याप्त तनाव के बीच हाउती का दुस्साहस, कहा रविवार को भी हम इस तरीके की वारदात करेंगे। अमेरिका ने भी इसका जवाब दिया है। बाइडेन ने कहा कि शांतिपूर्ण आवागमन सुनिश्चित करा कर रहेंगे। तो इस न्यूज़ को भी स्किप करेंगे। हालांकि पहले दिन इस पे अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों ने हमला किया था, उसके बाद अमेरिका ने भी इस पर हमला किया था, लेकिन अभी ये सुधरने की स्थिति में नहीं है। अब जब अमेरिका पूरी तरीके से यमन को बर्बाद करेगा या फिर हाउती जो हैं आतंकवादी उनके ठिकानों को नष्ट करेगा तब ये सुधरेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने मदद की अपील करते हुए कहा यूक्रेन को ना भूलें। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध से तबाह लोगों की मदद के लिए दानदाताओं से 4.2 अरब डॉलर की मदद का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख मार्टिन ग्राफिक्स ने कहा है कि जिनेवा में राजनयिकों के से अपील करते हुए कहा कि यूक्रेन व दुनिया के उन अन्य जगहों को ना भूलें जिन्हें हमारे ध्यान की ज़रूरत है। शरणार्थियों की संख्या बढ़ने और मदद की ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने बताया कि उसने पिछले साल अपील की गई 3.9 अरब डॉलर की मदद में 67% प्राप्त किया है। इस बीच गाजा और सूडान में भी शरणार्थियों की संख्या बढ़ने से मदद की ज़रूरत है। शरणार्थी एजेंसियों ने कहा है कि रूस के हमले से यूक्रेन की 40% आबादी यानी 1.46 करोड़ को मानवीय मदद की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए कनाडा तैयार है। आव्रजन मंत्री के आवास की समस्या को बताया कारण और भारतीयों पर पड़ेगा इसका असर। 2022 में कनाडा पढ़ने जाने वाले शीर्ष 10 देशों में भारतीय छात्र पहले स्थान पर थे। कनाडा ने आवास की बढ़ती मांग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या पर अंकुश लगाने की तैयारी की है। कनाडा के आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने रविवार को यह जानकारी दी है। कनाडा में हर साल बड़ी संख्या में विदेशी छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, उसमें भारत सबसे प्रथम रहता है। कनाडा में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर इन दिनों कनाडाई जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो की सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कनाडा में आवास की समस्या नियंत्रण से बाहर हो गई है। CTV न्यूज़ को दिए गए साक्षात्कार में आव्रजन मंत्री मिलर ने कहा है कि आवास की समस्या को लेकर संघीय सरकार को राज्य सरकारों से चर्चा करने की जरूरत है। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण का किया है दावा। आवाज की गति से 5 गुना तेज चलने में सक्षम होती है ये मिसाइलें। कम ऊंचाइयों पर उड़ने की वजह से रक्षा तंत्र को धोखा देने में सक्षम होती है। उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन पर आधारित मध्यम दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की गति से करीब 5 गुना यानी कि 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। यह कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल की प्रमुख खासियत इसकी गति नहीं बल्कि कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता है। इसकी वजह से यह मिसाइल रक्षा तंत्र को धोखा देने में कामयाब रहती है। तो ये आज का यानी 16 जनवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।